औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने शुरू किया था टॉपिक लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था, फिर इनकी अहमियत के बारे में, फिर अब उसके डिटेल में चलते हैं। तो ये लेवल्स कहाँ से शुरू होते हैं? इसमें सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात आती है, यानी एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये अदर साइंसेस में आपने पढ़ा है। तो ये 3 किस्म के मेजर पार्टिकल्स हैं। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट में मूव करता है। जब ये पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं तो ये एटम बनाते हैं। तो एटम क्या है? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, और इसमें खासियत ये है कि उस एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ यानी खुसूसियात उसके अंदर मौजूद होती हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटम है तो इसके अंदर सारी हाइड्रोजन की खुसूसियात होंगी। कार्बन है तो कार्बन एटम के अंदर सारी कार्बन की खुसूसियात होंगी। नाइट्रोजन एटम के अंदर सारी नाइट्रोजन की खुसूसियात, इस तरह से ऑक्सीजन एटम के अंदर सारी ऑक्सीजन की खुसूसियात मौजूद होंगी। फिर जब एटम्स इकट्ठे होते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, मिलते हैं आपस में केमिकल रिएक्शन से, तो ये 2 तरह के मालिक्यूल्स बनाते हैं, एक माइक्रो मालिक्यूल्स और दूसरे मैक्रो मालिक्यूल्स, यानी लो वेट मालिक्यूल्स और हाई वेट मालिक्यूल्स। तो ये एटम्स के मिलने से बनते हैं। इसमें एग्जांपल्स आ जाएगी जैसे वाटर का मालिक्यूल्स, यानी ऑक्सीजन एटम 1 और 2 हाइड्रोजन एटम से मिलके बना होता है, यानी टोटल 3 एटम इसके अंदर मौजूद होते हैं। इस तरह से ग्लूकोज है C6H12O6, यानी 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 एटम से मिलके बना होता है। इसी तरह से DNA, ये जो है मैक्रो मालिक्यूल्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में डिफरेंट किस्म के एटम्स मिलके मालिक्यूल बनाते हैं। फिर ये जब मालिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनेल्स, ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन कहाँ पे? सेल के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर हैं सेल के अंदर, जो हर स्ट्रक्चर अपना स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के अंदर। फिर क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। और फिर न्यूक्लियस है, जो सारे फंक्शंस जो सेल के हैं उनको कंट्रोल करता है। फिर ऑर्गेनेल जब इकट्ठे होते हैं तो ये सेल बनाते हैं। सेल एक्चुअली यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी इसके नीचे अगर ये अकेले हम माइटोकॉन्ड्रिया रख दें, क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस, ये सर्वाइव नहीं करेंगे, लेकिन एक अकेला सेल सर्वाइव कर जाएगा, यानी ज़िंदा रह जाएगा। तो इसको इसलिए कहते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी ज़िंदगी का आगाज़ एक्चुअली यहाँ से शुरू होता है। इसमें एग्जाम्पल आ जाती है नर्व सेल्स, नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा मसल सेल्स हैं, अदर टिश्यूज़ यानी स्किन सेल्स हो गए। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। और जब यही सेल, एक किस्म के सेल्स मिलकर ग्रुप की शक्ल में एक ही जैसा यानी काम करें, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो इसको हम नाम देते हैं टिश्यू। जैसे बहुत सारे न्यूरॉन इकट्ठे होके एक ही काम कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे नर्वस टिश्यूज़। फिर यही टिश्यूज़ जब इकट्ठे होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो फंक्शनल यूनिट कहलाती है, उसको ऑर्गन कहेंगे। यानी स्ट्रक्चर नॉर्मली कंपोज्ड ऑफ सेवरल टिश्यूज टाइप दैट फॉर्म ए फंक्शनल यूनिट दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गन। तो यहाँ पे एग्जांपल है ब्रेन, हार्ट भी ऑर्गन है, किडनी भी ऑर्गन है, स्टोमिक भी ऑर्गन है, बहुत सारी एग्जांपल है हमारी बॉडी में। तो ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर डिफरेंट ऑर्गन्स जब इकट्ठे होते हैं तो एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। इसमें 2 या इससे ज़्यादा ऑर्गन्स होंगे,
लेकिन ये मिलके काम कर रहे होंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी है, एसोफेगस है, स्टोमिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इस तरह से नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स इकट्ठे हो गए, ब्रेन फिर बॉडी के अंदर पूरा नर्वस का न्यूरॉन्स का जाल फैला हुआ है, तो इसको पूरे को नर्वस सिस्टम कहेंगे। यानी दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स मिलके जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, यानी परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक काम, स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन, तो इनको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। फिर मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होते हैं तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे ह्यूमंस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर नर्वस सिस्टम भी है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। ये सारे सिस्टम मिलके जो एक इंडिविजुअल बनाते हैं। ये एक लिविंग थिंग है और इसमें कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है प्रोंगहॉर्न एंटीलोप। प्रोंगहॉर्न यानी दो शाखा सींगों वाले हिरन की किस्म है। तो ये प्रोंगहॉर्न यानी एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये एग्जांपल होगी। फिर एक ही नस्ल के यानी एक ही किस्म के जानदार जो होंगे उनको स्पीशीज़ कहा जाता है। इनकी खासियत ये होती है, यानी ये वेरी सिमिलर हो गए, पोटेंशली इंटरब्रीडिंग, यानी इंटरब्रीड करेंगे, इनमें एबिलिटी है, ये नेचर में कुदरती तौर पर इंटरब्रीड करेंगे और अपने जैसे ऑफस्प्रिंग या बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, तो इनको स्पीशीज़ कहा जाता है। तो यहाँ पे हर्ड है, यानी एक पूरा रेवड़ है प्रोंगहॉर्न एंटीलोप, तो ये एक स्पीशी कहलाएगी। अब यही एक स्पीशी या इसके मेंबर जो हैं एक ही जगह पे मौजूद हों, यानी मेंबर्स ऑफ वन स्पीशी इनहेबिटिंग, यानी रह रहे हों सेम एरिया, एक ही जगह पे रह रहे हों, तो इसको पॉपुलेशन कहा जाता है। अगर ह्यूमंस की बात करें, जैसे एक गांव में इंसानों की बात है तो हम कहेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी एक ही स्पीशी के जो जानदार हैं एक ही जगह पे एक ही वक्त में रह रहे हों, तो उसको पॉपुलेशन कहा जाता है। अब मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ जब एक ही जगह पे रह रही हों, लेकिन कंडीशन क्या है, जानदार हों, यानी टू और मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, तो एक ही एरिया में रह रहे हों लेकिन मुख्तलिफ अनवा के हों, मुख्तलिफ स्पीशीज़ के हों, तो इनको कम्युनिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे हाक भी है, ये एक स्पीशी से ताल्लुक़ रखता है। दूसरा इसमें स्नेक्स वगैरह भी बताए हुए हैं, सांप है, दूसरी स्पीशी है। फिर एंटीलोप हिरणों की किस्म और स्पीशी है। हाक हो गया। फिर बुश यानी झाड़ियाँ, ये भी जानदार हैं। घास ये भी जानदार हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ अगर एक ही जगह पाई जाए तो इसको कम्युनिटी का नाम दिया जाता है। फिर जानदार चीज़ों के साथ साथ वहाँ पे मौजूद बेजान चीज़ें, जैसे झील है या नदी है या वहाँ की सॉयल, रॉक्स, चट्टानें वगैरह भी साथ में शामिल कर लें, तो इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, कम्युनिटी टुगेदर विद नॉन लिविंग सराउंडिंग। उसके इर्द गिर्द जो नॉन लिविंग में रॉक्स आ जाती हैं, स्ट्रीम आ जाती हैं, वहाँ की सॉइल आ जाती हैं, और लिविंग थिंग्स साथ में, यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग मिलाएं, तो ये इकोसिस्टम बनता है। फिर इसको और बड़े लेवल पे लेके जाएं तो पूरी दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जिस जगह पे वह रह रहे हैं लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, तो ओवरऑल पूरी दुनिया की जितनी जानदार चीज़ें हैं या इकोसिस्टम है, उनको हम नाम देते हैं बायोस्फीयर। तो ये पार्ट ऑफ अर्थ है, इनोवेटेड, यानी जो रहाइश अख्तियार की है लिविंग थिंग्स ने, लिविंग ऑर्गेनिज्म ने, और इनके साथ इंक्लूडेड बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट के, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को शामिल करेंगे तो ये ओवरऑल वर्ल्ड जितनी भी है ये बायोस्फीयर कहलाती है। तो ये यहाँ तक हो गया एक चार्ट की शक्ल में। अब नेक्स्ट इसमें फिर इसको मज़ीद और अंदाज में यहाँ पे बताया हुआ है, यही आपने असल में याद करना है। पिछला जो पेज है इसमें से भी पूछ लेते हैं, MCQs भी शॉर्ट भी पूछ लेते हैं, इवन एग्जांपल्स ख़ास तौर पे इनकी पूछते होते हैं। तो पहले वाला सबसे लोअर जो लेवल है, दैट इज़ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल है, कि जितनी भी लिविंग
और नॉन लिविंग, चाहे जानदार है चाहे बेजान चीज़ें जो हैं वो सिंपल यूनिट जिनको एटम्स कहते हैं, और एटम्स के अंदर फिर सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इनसे ही बनी है। चाहे वो ह्यूमन बॉडी है चाहे वो कोई पत्थर है, तो इनके अंदर जो जिन चीज़ों से ये बनी है वो एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही हैं। फिर ये अगर लिविंग थिंग्स की बात करते हैं यानी ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो इनके अंदर ये एलिमेंट्स जो हैं आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहेंगे, डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, अलग अलग नहीं रहेंगे, बल्कि ये इकट्ठे हो जाते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड, डिफरेंट एलिमेंट्स, और यही कंपाउंड्स जो आयनिक और कोवलेंट है अगर ये स्टेबल फॉर्म में है तो इनको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल्स, यानी स्टेबल फॉर्म इनकी मॉलिक्यूल कहलाएगी। और ये एलिमेंट्स जो हैं डिफरेंट एलिमेंट जिनके एटम्स ये मिलते हैं आपस में, इनमें एग्जांपल्स आ गई हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये ज़्यादातर लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। टोटल हमने बायो एलिमेंट्स जो पढ़े हैं वो 16 हैं, जिनमें से 6 99% और 10 जो है वो 1% बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसलिए जो कॉमनली पाए जाते हैं लिविंग थिंग्स में यही हैं, यानी हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं। फिर ये जब आपस में मिलते हैं तो इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती हैं, बॉन्डिंग अरेंजमेंट मुख्तलिफ अंदाज में मिलते हैं। वही एलिमेंट मुख्तलिफ अंदाज में मिलेंगे तो एक मालिक्यूल बनाएगा, दूसरे अंदाज में मिलेंगे तो दूसरा मालिक्यूल बनेगा, यानी इनकी बॉन्डिंग अरेंजमेंट पे बड़ा डिपेंड करता है कि वो कौन सा मालिक्यूल बन रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी वैरायटी यानी ग्रेट वैरायटी में बनते हैं और बहुत पेचीदा अंदाज में बनते हैं। फिर इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है आसानी से, एक माइक्रो मालिक्यूल, दूसरा मैक्रो मालिक्यूल। इनको अंडरलाइन कर लेना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लेना है 2 मार्क्स के रेफरेंस से। माइक्रो जैसे नाम से जा रहा है छोटे, मैक्रो ए लगा हुआ है तो इसका मतलब बड़े, यानी ये वेट के रेफरेंस से बात हो रही है। तो माइक्रो मालिक्यूल्स को अगर डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, मालिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर सिर्फ वेट नहीं लिखना बल्कि पूरा मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट इसकी एग्जांपल आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं वो मॉलिक्यूल जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं। इसमें स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्चेस आ गई, प्रोटीन्स हो गई, लिपिड्स हो गई, ये बड़े मॉलिक्यूल हैं तो इनका वज़न ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। यानी माइक्रो, ये मैक्रो। एक तो ये इनकी डिवीज़न होगी, 2 टाइप्स हो गई। फिर इनको और अंदाज से भी डिवाइड करते हैं बायोलॉजिकल वर्ड में। 2 टाइप्स कौन सी, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में भी डिवाइड करते हैं। नॉर्मली यही कंसिडर किया जाता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जबकि इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग में पाए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा होगा, एनी मॉलिक्यूल। इसकी कंडीशन ये है कि मुख्तलिफ डेफिनेशन होती रही मुख्तलिफ टाइम पे, लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन है इसमें कंडीशन क्या बताई है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक ही मॉलिक्यूल में पाए जाएं। एनी मॉलिक्यूल कंटेनिंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी वो मॉलिक्यूल जिसमें दोनों ही ये चीज़ें मौजूद हों, कार्बन और हाइड्रोजन। जबकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में इकट्ठे नहीं पाए जाते। तो ये दूसरी टाइप हो गई, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन। फिर एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत बड़ी तादाद में, एनॉर्मस नंबर में माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और वो भी हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी सैकड़ों किस्म की मुख्तलिफ किस्म में। तो मोस्ट यानी जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट या ज़्यादा तादाद में मकदार में जो पाए जाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में से ग्लूकोज आ जाते हैं, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे। फिर प्रोटीन में सबसे सिंपल जो होंगे वो अमाइनो एसिड्स होंगे, यानी उनकी यूनिट होगी। फिर फैट्स के अंदर फैटी एसिड और ग्लाइसरोल हो गए।
और फिर न्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए में जो है न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जैसे एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट पाए जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल हो गया। फिर नेक्स्ट इसमें ऑर्गेनल एंड सेल लेवल आ जाता है। जब ये मॉलिक्यूल्स डिफरेंट किस्म के और बड़ी तादाद में, यानी डिफरेंट एंड इनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स जब आपस में अरेंज होते हैं, तरतीब में इकट्ठे होते हैं पर्टिकुलर वे में, तो ये सेल बनाते हैं। यानी ये पूरा सेल बनाएंगे और सेल के अंदर मौजूद ये ऑर्गेनल, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रहे हैं, गोल्जी एपरेटस है इसमें, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दरमियान में न्यूक्लियस है। तो ये सारा सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर्स भी माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल के बने हुए हैं। तो जब ये फिर इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लेना है, different and enormous number of micromolecules and macromolecules arrange themselves in a particular way to form cells and their organelles। तो इसमें फिर आगे दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, और मोस्ट प्रोटिस्ट्स में आ जाते हैं पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमिडोमोनास। ये एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल। लेकिन ज़्यादातर फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, यानी खरबों सेल्स होंगे। तो न्यूमरस सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कम्प्लेक्स, यहाँ पे जैसे ये गोल्जी कम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रहे हैं, और फिर ये न्यूक्लियस, इसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर राइबोसोम्स हैं। तो इनको स्टडी किया जाता है स्ट्रक्चर लेवल पे और उनके फंक्शन लेवल पे। तो इससे क्या चीज़ सामने आई, क्लियर हो गया कि हर एक अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है सेल के अंदर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एनर्जी प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, गोल्जी कम्प्लेक्स सेक्रेशंस में इन्वॉल्व है, मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंस क्रिएट करने में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ट्रांसपोर्ट में स्ट्रेंथ भी देते हैं सेल को, राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। तो हर कोई अपना अपना स्पेसिफिक काम कर रहा है, तो इन सब के काम मिल के ओवरऑल सेल का फंक्शन बनता है। यानी ये अकम्प्लिश करते हैं डिफरेंट फंक्शन बाय दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कंपेरेबल टू द ऑर्गन। जैसे सेम उसी तरह से जैसे एक जानदार है, जैसे ह्यूमंस को ही ले लें, तो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं, हार्ट अपना काम करेगा, ब्रेन अपना काम करेगा, स्टोमिक अपना काम करेगा, लेकिन ओवरऑल फंक्शन वो किसका होगा, एक इंसान का। यानी पूरा इंसान के ऑर्गन मिल के काम करेंगे तो वो जानदार का काम कहलाएगा। इस तरह से सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स हैं, इनको उर्दू में ऑर्गेनेलीज भी लिखा होता है। तो ये भी अपना अपना काम करेंगे, लेकिन सबका काम मिलकर मुश्तरका तौर पर इस पूरे सेल का फंक्शन कहलाएगा, काम कहलाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर्स अपना अपना काम कर रहे हैं तो इनको ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। अब इनकी अरेंजमेंट जो है ऑर्गेनेल्स की, यानी ये डिवीज़न ऑफ लेबर यानी काम की तकसीम को ज़ाहिर करती है कि हर ऑर्गेनल अपना अपना काम करता है। जैसे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं, इस तरह ये सेल के अंदर अपना अपना काम करते हैं। तो इसका मतलब इनमें डिवीज़न ऑफ लेबर है, मतलब काम की तकसीम पाई जाती है। अब प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स जो है इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जैसे बैक्टीरिया उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट्स की पहले बात करेंगे तो इनमें लिमिटेड नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स हैं, मतलब कि इनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता और ऑर्गेनल्स एक ही है, राइबोसोम्स, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होता, बाकी ऑर्गेनल्स इसमें मौजूद नहीं होते। यानी लिमिटेड नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स हो गया इनके साइटोप्लाज्म में। जबकि दूसरी टाइप होती है यूकैरियोट्स, यानी ट्रू न्यूक्लियस के साथ, इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है।
न्यूक्लियस खुद भी बजाते खुद भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, और इसके अलावा बाकी सारे ऑर्गेनल्स और काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, न्यूमरस यानी बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, बहुत सारे गोल्जी कम्प्लेक्स होंगे, बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, बहुत सारे राइबोसोम्स होंगे। यानी तादाद में भी और काइंड में भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स सेल्स में पाए जाएंगे। कौन से सेल्स में? यूकैरियोट्स के अंदर, जबकि प्रोकैरियोट्स में लिमिटेड नंबर में होंगे और टाइप में। तो आ सेल मेम्ब्रेन, ये जो बाहर की तरफ सेल के ये बाहर जो कवर करती है सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों में ही पाई जाएगी, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हैं चाहे वो यूकैरियोट्स हैं। यानी आ सेल मेम्ब्रेन इज होएवर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स वेदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो यहाँ तक हो गए एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स, मॉलिक्यूलर लेवल्स, ऑर्गेनल्स एंड सेल लेवल। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज जी।